पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडे आगाजनी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं, लेकिन यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है और योजना है अलग से एक इस्लामिक स्टेट बनाना। पश्चिम बंगाल के अंदर सेना के कर्मचारियों को भी, सेना के जवानों को भी टारगेट कर रहे हैं टीएमसी के गुंडे। और आपको बताएं, बीएसएफ के कर्मचारियों को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है और वो इसलिए किया जा रहा है कि बीएसएफ ही एक ऐसी है जो घुसपैठियों को रोकने का काम करती है। और वहां हिंसा में ऐसी रिपोर्ट आई है कि बाकायदा प्लानिंग करके ये रोहिंग्या इस काम को करने में लगे हुए हैं कि ये लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए बीएसएफ और केंद्रीय सुरक्षा बलों को टारगेट करें ताकि आम लोगों को भी दहशत हो। और वो जो बीएसएफ के जवान हैं वो अपनी सुरक्षा की गुहार अपने अधिकारियों से लगा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के गुंडे मारपीट कर रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ करें तो समझ में आता है कि कोई चुनावी रंजिश हो सकती है, लेकिन वो इरादतन चुन चुनकर बीएसएफ के पुलिस कर्मियों पर, सेना के कर्मियों पर, अर्धसैनिक बल जो सीआईएसएफ में हो या बीएसएफ में, उनके परिवारों को निशाना बना रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी ये सुरक्षा बलों के परिवार हैं इनका मनोबल टूट जाए और ये यहां से कहीं और चले जाएं ताकि इनकी मनमर्जी चले और बीएसएफ को इतनी दहशत फैला दें ताकि ये कहीं भी उनका मुकाबला करने में सक्षम ना हो। आपको बताएं, ये बहुत बड़ा खुलासा न्यूज 18 के पत्रकार ने किया और उन्होंने दो घटनाओं का जिक्र किया। ऑडियो मैंने भी सुनी है कि एक बीएसएफ का जो कर्मचारी है, बीएसएफ का जो सिपाही है, वो अपने ऑफिसर को गुहार लगा रहा है कि सर मेरी हेल्प करिए, यहां पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही है और पुलिस को कंप्लेंट करो तो वो टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कुछ करने के लिए है नहीं। और ये वाकई में एक स्टेट में अगर सरकार बनी है और सरकार बनने के पहले ये पता था कि टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा क्योंकि पुलिस की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात, इनको टीएमसी का गुंडा ना कहकर अगर नक्सली कहा जाए तो इनके लिए सही नाम होगा, क्योंकि टीएमसी तो एक चोगा पहना इन्होंने पार्टी का। असल में ये नक्सली हैं और वो नक्सली बिल्कुल उसी ट्रेंड के हैं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुकमा में अक्सर हमले हुए, किसी तरह से झारखंड में जिस तरह से हमले हुए, और कभी कभी हमने देखा है कि नक्सली एरियो में ये घात लगाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। ये वही नक्सली हैं। आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चोगा पहन लिया है और वो नक्सलियों को अब मौका मिल गया कि जब वो किसी सेना के कर्मचारी को मारेंगे तो उनके पीछे ममता सरकार की पुलिस खड़ी होगी उनको बचाने के लिए, ना कि सजा देने के लिए। तो आपको बताएं, वो न्यूज 18 के पत्रकार ने दो ऐसे बीएसएफ के जवानों का खुलासा किया है। एक तो जलपाईगुड़ी के रानी रहट में कमल सेन नाम के हैं, रानी रहट में कमल सेन नाम का एक है जो बीएसएफ में नौकरी करते हैं और उनके घर को टारगेट किया गया, घर को घेर कर जला दिया गया और सामान लूट लिया गया। परिवार घर छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित हो चुका है और दहशत में है बाकी लोग। दूसरा जो है कूच बिहार के सुशांत बर्मन, ये अपने परिवार को छोड़कर ये भी जा चुके हैं दूसरी जगह। ये कहते हैं कि मेरे फादर जो है वो भी सेना में थे और इसलिए हमारा परिवार इन नक्सलियों के विरोध में रहा है हमेशा, और इसलिए नक्सलियों के विरोध में रहा है तो उनको कह दिया गया कि ये बीजेपी वाले हैं। यानी जो नक्सलियों का विरोध करे, जो गुंडागर्दी का विरोध करे, जो टीएमसी के गुंडों की हां में हां ना मिलाए, जो उनके कटमनी टोलाबाजी में साथ ना दे, जो पुलिस में कंप्लेंट करने जाए गुंडागर्दी के, उसको कह देते हैं ये बीजेपी का आदमी है, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। और इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर उनको टारगेट किया जाना यह एक सुनियोजित साजिश है। मैं एक बात करता हूं कि मान लीजिए कोई बीजेपी का भी समर्थक है, बीजेपी को उसने वोट दी हो, बीजेपी को सपोर्ट करता हो, तो क्या उसको मार दिया जाएगा? इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। यूं तो जेपी नड्डा जी वहां गए, कार्यकर्ताओं के घर सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने ट्वीट किया है, ममता बनर्जी के हाथ इस हिंसा से रंगे हैं। तो जेपी नड्डा जी कौन सी नई बात कर रहे हो? ये पहली बार है क्या? ये हाथ रंगे हुए तो पहले से हैं। ये तो चुनाव के पहले 10 साल में हो क्या रहा है? 10 साल में ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं उनके भतीजे के द्वारा
जो सारा काम पश्चिम बंगाल में चला, यही तो चला है कि उन्होंने चुन चुनकर गुंडों को बढ़ावा दिया, उन्हीं को राशनिंग दी, वही एजेंसी ले रहे हैं राशन की, उन्हीं के जरिए राशन बंट रहा है। केंद्र सरकार में आप हैं 2014 से जेपी नड्डा जी, और 14 के बाद से केंद्र सरकार राशन दे रही है गरीबों के नाम पर। क्या आपने कभी जांच की कि वो गरीबों तक राशन पहुंच रहा है? ये क्या जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है? अगर वो गरीबों के नाम पर पहुंचने वाला राशन टीएमसी के गुंडे यानी नक्सली लूट कर बाजार में बेच दे रहे हैं, क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? क्या इसी तरह देश के इनकम टैक्स का पैसा लुटता रहेगा? हम जैसे लोग टैक्स पेई हैं, हमारे पैसे से वो केंद्र सरकार गेहूं और धान खरीदती है, तो मेरा अधिकार है कि मैं केंद्र को कहूं कि मेरे पैसे का सही उपयोग हो, और यदि इसका उपयोग नहीं हो रहा है और दुरुपयोग हो रहा है, नक्सली इस अनाज को लूट रहे हैं, राशन में मिलने वाले सामान को लूटकर बाजार में बेच रहे हैं, तो इसका दोषी केंद्र सरकार भी है। तो जेपी नड्डा जी, आपके ट्वीट से खाली काम नहीं चलेगा, कार्यकर्ताओं के कंधे पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। आप वहां लोगों को शपथ दिला रहे हो कि हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। अरे हम मतलब जेपी नड्डा जी, आप जाएंगे क्या? वहां जो कार्यकर्ता गांव में बैठा है, जो शहर में है, जरा उससे पूछो। आप एक विजिट करके आ जाओगे 1-2 दिन में, लेकिन उसके बाद जिनको उस गांव में रहना है वो कैसे रहते हैं? जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ चू नहीं कर सकते। और इसलिए एक ही रास्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं के लिए इस समय आपने छोड़ा है। जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी, मनमर्जी का काम करने को दे दिया। आपने 5 साल कुछ नहीं करा। वहां चाहते तो उसकी दशा को सुधारते। जिस दुर्दशा के बीच चुनाव हुआ, बताइए क्या ठीक हुआ? वहां के कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब घर घर में जाकर रात को धमकाया गया। ये न्यूज सारी आपको मिल रही थी। और जेपी नड्डा जी, आपने क्या करा? आपके कार्यकर्ता रिपोर्ट कर रहे थे कि टीएमसी के गुंडे घर घर जाकर लोगों को धमका रहे हैं कि यदि बीजेपी के वोट देने के लिए आप निकले तो बाद में काट दिए जाओगे। ममता बनर्जी खुले मंच से कह रही थी कि चुनाव हो जाने दो, इसके बाद तो हम ही रहेंगे, उसके बाद तो हम ही देखेंगे। तो भैया, चुनाव रुकवा के पहले चुनाव आयोग के थ्रू आप जेल में डलवाते ममता बनर्जी को, लेकिन आपने नहीं किया। आज आप ट्वीट करते हो, क्या कहते हैं जेपी नड्डा जी? लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए हम पूरी तैयार हैं, पूरी तरह से। हम इस विचारधारा की लड़ाई और टीएमसी की गतिविधि जो असहिष्णुता से भरी हुई है, उसके खिलाफ लड़ने को प्रतिबद्ध हैं। कैसे? बिना बंदूक, बिना गोली, बिना डंडे, हवा में, ट्वीट के जरिए, धरना करके, प्रदर्शन करके, तख्ती लेके खड़े होंगे। हिंसा बंद करो, टीएमसी के गुंडों, हिंसा बंद करो। दिल्ली में कुछ लोग मैंने देखे टीएमसी के दफ्तर में ममता बनर्जी के फोटो पर कालिक पोत रहे थे। बहुत बहादुरी का काम करा तुमने। अरे ममता बनर्जी के मुंह पर एक थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं आपके अंदर का। लोकतांत्रिक तरीका है, और लोकतांत्रिक तरीके की आप बात कर रहे हैं जेपी नड्डा जी, तो सबसे पहले आप कोर्ट में जाइए और सीधा सीधा एप्लीकेशन लगाइए। आपका राज्यपाल बैठा है, शपथ दिला दी, वार्निंग दीजिए कि 2 दिन के अंदर यदि हिंसा नहीं रुकी, किसी कार्यकर्ता को मारा गया, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इस शब्द को बोल सकता है कोई? नहीं बोल सकता। तो जेपी नड्डा जी, आप गए, कार्यकर्ताओं को सांत्वना दी, लेकिन सेना के उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे का आप कारण समझिए, क्योंकि वहां बीएसएफ ही एक ऐसी है जो बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल और बंगाल के बीच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकती है। और इसलिए पूरे इरादे के साथ बांग्लादेशी घुसपैठी, ये जो बीएसएफ के लोग हैं, इनको टारगेट कर रही है, क्योंकि उनको खास खुंदक बीएसएफ के सिपाहियों से है, बीएसएफ के जवानों से है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये बीएसएफ वाले हैं, यही तो रोकते हैं, तो इनको अब हम देखेंगे, अब हमारा शासन आया है। रोहिंग्याओं को लगता है कि अब टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं बनी, हमारी ही मुख्यमंत्री बन गई है। तो आपको बताएं, आपके नेता बयान तो खूब करते हैं। अभी आपको बताएं, जो रविंदर रैना, जम्मू और कश्मीर के भाजपा के नेता, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उस अच्छी बात को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो जो रविंदर रैना है, उन्होंने कहा है
कि ममता बनर्जी को शेरनी कहते थे, लेकिन वो शेरनी अब आदमखोर बन गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं जेपी नड्डा जी, अगर कोई आदमखोर बन जाए शेरनी, तो उसका क्या इलाज है? उसको मुख्यमंत्री बना दें, या उसको पिंजरे में डाल दें, या उसको गोली मार दें? तो शेरनी जब आदमखोर बन जाती है तो कानूनन उसको पुलिस के द्वारा या जंगल के लोगों के द्वारा मार गिराना ही एक उपाय है, ताकि वो लोगों को ना मार के खा सके। तो यदि भाजपा के नेता ये मानते हैं कि ममता बनर्जी शेरनी थी, आदमखोर हो चुकी है, हिंसा हो रही है और ममता बनर्जी उसके लिए जिम्मेदार है, तो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कानून है, संविधान है, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, तो ममता बनर्जी को बेदखल करिए और कानून के दायरे में उनके ऊपर केस चलाइए कि उन्होंने भाषण में खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं को यह क्यों कहा। जब ये सुरक्षा बल यहां से चले जाएंगे उसके बाद तो हम देखेंगे इनको। फिर खेला होबे, तो आपने खेला होबे के भाषण पर ममता बनर्जी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या तख्ती लेकर खड़ा होना कार्रवाई है, या ट्वीट कर देना कार्रवाई है, या धरने और प्रदर्शन करना कार्रवाई है? आप जेपी नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ता की रक्षा करना। जो कार्यकर्ता मारे गए उनके घर में खड़े होकर क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप कहते कि ये जो कार्यकर्ताओं को खून बहा है, इनको हम एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, इनको पक्का घर बनाएंगे और इनके लिए हम सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। लगाइए किसी जगह मिलिट्री और पुलिस और कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था करिए। क्यों नहीं कर सकते? चुनाव में पेटियां सुरक्षा करने के लिए आप सुरक्षा बलों को खड़े कर सकते हो, लेकिन बीएसएफ के जवान अपनी जान की रक्षा की गुहार लगा रहे हैं, पुलिस से लगा रहे हैं और अपने अधिकारियों से लगा रहे हैं। वो जो देश के लिए जीते और देश के लिए मरते हैं, उनकी रक्षा भी करने में अगर सरकार विफल रही तो भाई साहब जेपी नड्डा जी, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल आप कैसे बढ़ाओगे? सिंपली हाई शपथ लेने से कोई कुछ काम नहीं होता। असली लड़ाई वो कार्यकर्ताओं को लड़नी पड़ती है जो जमीन पे हैं, और जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा के समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में कांप रहे हैं बुरी तरह, क्योंकि वहां सेना के कर्मचारियों को भी टारगेट करके मारा जा रहा है। वंदे मातरम।